सकते हैं, सारे नाम याद नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना है, सिमिलरिटी देखनी है। हेल्पर अलाउंस या असिस्टेंट अलाउंस, बात एक ही है। यूनिफॉर्म या फिर ड्रेस कोड अगर कहें तो भी बात एक ही है, ठीक है। सिर्फ ड्रेस लिखा है तो अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम बोल देते हैं एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब क्या बताया था कि आपको पढ़ाने के लिए, आपकी फर्दर स्टडी के लिए कंपनी को पैसा देती है। अब इसके लिए ये भी बोल सकते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सिर्फ ड्रेस बेटा फुल्ली टैक्सेबल होगा, क्योंकि देखो यूनिफॉर्म ऑफिस के काम के लिए है, तो इसलिए हम एग्जाम कर रहे हैं उसको। जितना खर्च कर दिया उतना एग्जाम, और जितना रख लिया उतना टैक्सेबल। और सिर्फ ड्रेस है वो आपको पर्सनल मिल रही है, तो पर्सनल मिल रही है तो फुल्ली टैक्सेबल। ओके, बोलो रिया, क्लियर है तुम्हारा डाउट? तो आप ये समझो कि आपको यूनिफॉर्म, उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपने किया होगा, यूनिफॉर्म अलग से दे रखा है और ड्रेस अलग से दे रखा है, तो दोनों एक तो नहीं है। अब यूनिफॉर्म बिजनेस के लिए है तो ड्रेस पर्सनल है, और पर्सनल है तो भाई टैक्स तो देना पड़ेगा, ठीक। अब देखो एकेडमिक का है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का है, स्टडी अलाउंस का है, क्या एक ही बात है? यस, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब आप इनको नाम में अगर कवर करना चाहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। आपको इनको कॉमन सेंस से लेके चलना है कि ठीक है, अगर ये है तो ये है, इस कैटेगरी में आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक। अब सत्यक ने एक डाउट पूछा था, वो और मैं बता देता हूँ। सत्यक ने कहा सर एचआरए में हम 3 पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40 और 50% ऑफ सैलरी, ठीक है। तीनों अमाउंट आ गए। अब ये कह रहे हैं सर इसमें एग्जम्प्ट अमाउंट कैसे पता चलेगा कि कितना अमाउंट टैक्स फ्री है? तो हमने उस ऊपर लिखवाया था लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे कम ये है, मोस्टली आंसर यही आएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन ही होता है मोस्टली, ओके, ठीक है। फिर जब हम इसको मेन क्वेश्चन में लेके जाएंगे, ये हमारा मेन क्वेश्चन है मान लीजिए, तो मेन क्वेश्चन में आपने, ये वर्किंग नोट चल रहा है, ठीक है। मेन क्वेश्चन में आप यहाँ पे लिखेंगे बेसिक, यहाँ पे लिखेंगे डीए या जो भी इसको मिल रहा है वगैरह वगैरह, यहाँ आप लिखेंगे एचआरए, और वो अमाउंट लिखेंगे जो आपको एक्चुअल में मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये वाला अमाउंट हमेशा यहाँ आएगा, और उसमें से लेस करेंगे आप एग्जम्प्ट, मतलब कि टैक्स फ्री। इन तीनों में जो कम था, कौन सा कम था? ये वाला। और जो बचेगा बैलेंस दैट वुड बी टैक्सेबल। हाँ बेटा अब बोलो, क्या इसके अलावा कुछ पूछना चाह रहे थे आप? टेबल में तो टोटल करते समय में दिक्कत आ रही है। टेबल कौन सा? वो 4 पीरियड वाला, वो वाला कह रहे हैं आप, जिसमें 4 पीरियड थे, वो 4 पार्ट्स में कैलकुलेशन? हाँ, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो 1 2 3 एंड 4, आपने यहाँ पे वही 3 अमाउंट लिखे होंगे, ठीक है। टोटल अभी कुछ नहीं करना, फिलहाल आप ये देखिए इन तीनों में से कम क्या है। सपोज इन तीनों में से कम ये है, ठीक है। इन तीनों में कम क्या है? आप बोल देते हैं ये है। इन तीनों में कम क्या है? आप कहते हैं ये है, और यहाँ पे आप कहते हैं ये है, ठीक है। अगेन यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा ये सुनो पहले तो, इस पहले अमाउंट का टोटल, क्योंकि ये मिला हुआ है, 3 महीने ये मिला, 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तो पूरे साल में कितना मिला? पूरे साल में ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, तो टोटल यहाँ तो टोटल आएगा एक्चुअली जो मिला है। अब एग्जाम्प्ट में जो हमने सेलेक्ट किया, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका और इसका, चारों का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। बोलिए क्लियर है बेटा?
ओके, बाकी अगर और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे एक बार क्वेश्चन भेज देना, क्योंकि क्वेश्चन के बिना आई थिंक उसको समझाना थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। चलिए, तो क्वेश्चन आपने कुछ किए नहीं सर यही समझाना था, ओके ओके बेटा, ठीक है। तो अपन ने क्वेश्चन कर लिए है ना, अपन ने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं अलाउंसेज में, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक का सैलरी चैप्टर कैसा लगा? यहाँ तक का सैलरी चैप्टर कैसा लगा? इजी है या एवरेज है? यहाँ तक का सैलरी चैप्टर इजी और एवरेज? इजी इजी इजी, चलो ओके। तो फिर मैं थोड़ा सा फास्ट, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 2 परक्यूजिट हम पढ़ चुके थे, तीसरे पे हम आ रहे हैं, ध्यान से सुनना। तीसरा परक्यूजिट क्या कह रहा है? फूड फैसिलिटी। अब बस वैल्यूएशन करते जाओ, ठीक है। ऑफिस में हमें खाना मिलता है या ऑफिस की तरफ से हमें खाना मिलता है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे हो? अब खाने की वैल्यू देखो, वैसे तो पता नहीं है, ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब कैसे निकालनी पड़ेगी? तो उसके लिए डिफरेंट सिचुएशंस दी गई है और रूल बनाए गए हैं। ध्यान रहे, रूल फॉलो करने हैं हमें, अपने मन की इच्छा नहीं लगानी है। पहला बोला गया फूड फैसिलिटी, इसमें आपको मिलता है ब्रेकफास्ट, जिसमें बोला गया टी एंड ब्रेकफास्ट। चाय नाश्ता मिलता है आपको ऑफिस में, तो क्या वो आपके लिए टैक्सेबल होगा या टैक्स फ्री होगा? चाय नाश्ता मिलता है ऑफिस में, तो आपके लिए टैक्सेबल होगा या टैक्स फ्री होगा? तो आप कहेंगे एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट का मतलब टैक्स फ्री, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए खर्चा होता है, जो कि ऑफिस करेगा ही, ठीक है। फूड प्लस बेवरेज। बेवरेज यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक की बात चल रही है, अल्कोहलिक बेवरेज नहीं है। ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, अगर आपको खाना मिला है, ठीक है, साथ में ड्रिंक मिली है, सॉफ्ट ड्रिंक, वर्किंग आवर्स में, ठीक है, तो क्या ये जरूरत है? क्या ये देना जरूरी है? इससे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ती है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कुछ लिमिट तक इसको टैक्स फ्री किया गया, कुछ लिमिट तक इसको टैक्सेबल किया गया, अप टू ₹50 पर मील। बस यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ₹50 पर मील तक तो टैक्स फ्री है, उससे ऊपर टैक्सेबल है। तो मान लीजिए आपको ऑफिस में खाना मिलता है, जो थाली मिलती है, मान लीजिए उस थाली की वैल्यू है ₹40, तो क्या वो आपके लिए टैक्सेबल होगी? अगर आपको ₹40 की थाली मिलती है ऑफिस में डेली, तो क्या वो आपके लिए टैक्सेबल है? नहीं। और अगर ₹60 की थाली मिलती है, तो ₹10 टैक्सेबल होंगे, बैलेंस टैक्सेबल होगा, ओके। हाँ, तीसरा सेम चीज, फूड प्लस बेवरेज, और ये मिलते हैं आपको रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन समझते हैं? रिमोट लोकेशन का मतलब है दूर दराज के एरिया, शहर से दूर, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज वगैरह बहुत कम है। तो आपको ऐसा बोल दिया जाए कि भाई आपको शहर के अंदर काम नहीं करना, आपको शहर से बहुत दूर काली पहाड़ी के पास, जहाँ पे गब्बर रहता था, वहां पे काम करना है, तो आप जाएंगे वहां पे? बोलिए, तो आप वहां पे जाएंगे? नहीं, आप वहां नहीं जाएंगे। तो वहां पे जाने के लिए प्रमोट किया गया आपको कि भाई चले जाओ, वहां पे जो आपको खाना वाना मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो हो सकता है आपका मन बदल जाए, समझ गए? इसलिए वहां पे टैक्स फ्री किया गया है। उसके अलावा बात आई अदर केस। अदर केस का मतलब कि आपको ऑफिस आवर्स के दौरान नहीं, ऑफिस आवर्स के बाद बॉस ने कहा कि आप होटल में जाओ, खाना खाओ, बिल मैं दे दूंगा। आप होटल में जाओ, खाना खाओ, बिल मैं दे दूंगा, तो उसका तो ऑफिस आवर्स से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, जितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे किया है।
जितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे किया है। बोलिए, यहां तक बात क्लियर है? बोलिए, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब सुनो, बीच में एक पॉइंट और आ जाता है कि मान लो क्वेश्चन में आपको पर डाइट का पैसा नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है फूड फैसिलिटी मिली है 20,000 रुपए की। फूड फैसिलिटी मिली है 20,000 रुपए की, तो बताओ टैक्स फ्री कितना करोगे? अगर लिखा जाए कि फूड फैसिलिटी मिली है 20,000 रुपए की, पर डे की कॉस्ट नहीं लिखी, तो आप टैक्स फ्री कितना करोगे? 18,000 और कोई 15,000। तो देखिए यहाँ पे 300 वर्किंग दिन लेना है आपको, 300 वर्किंग डेज, 50 रुपये पर डे का तो आपने बोला ही है। तो हम टैक्स फ्री कितना करेंगे? 15,000 का, 5,000 टैक्स फ्री होगा। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे अब लिख दिया है 300 वर्किंग डेज। ये तब भी लेना है जब क्वेश्चन में डेज मिसिंग है। ये तभी लेना है जब क्वेश्चन में डेज मिसिंग है, अगर डे दे रखे हैं तो ऐसा नहीं लेना है। बोले क्लियर है ये पॉइंट? बोलिए क्लियर है पॉइंट? आई थिंक आपके मैसेज मेरे पास लेट आ रहे हैं आज। तीन 300 डेज क्यों लिया? रूल है बेटा, रूल है भाई। 52 संडे कटते हैं, 52 संडे होते हैं ना। संडे को तो ऑफिस नहीं जाओगे, संडे को तो खाना नहीं मिला होगा भाई। आपको जब डेज नहीं दिए तो हमें ये मानना पड़ेगा ना कि ये 20,000 रुपये कितने दिन के हैं। अब संडे को तो छुट्टी रहती है, तो संडे को तो ऑफिस में खाना नहीं मिला होगा ना, जाहिर सी बात है। तो 52 दिन तो वो गए। उसके अलावा कुछ हॉलीडेज आते हैं, तो हमने 13 हॉलीडे माने, तो ये मान के वर्किंग डे फिक्स किए गए कितने? 300। ठीक है। अच्छा, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में 365 इंटू 70 मिला, तो आप टैक्स फ्री कितना करेंगे बोलो? अगर आपको ये बोला जाए फूड फैसिलिटी 365 इंटू 70 मिली है, तो आप कितने दिन के लिए टैक्स फ्री करेंगे? 300 दिन या 365 दिन? ये बता दो। अगर क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा हो तो आप क्या करेंगे? तो बेटा आप 365 ही लिखेंगे, क्योंकि जब सामने वाला बता रहा है कि 365 दिन खाना मिला है, तो भाई टैक्स फ्री भी 365 दिन का कर दो। यहाँ पे उसने डेज बताए नहीं, तो हमने 300 दिन लिए। बोलिए, बात समझ में आती है? 18,250। बोलिए, बात लॉजिक समझ में आ गया? अगर डेज नहीं दे रखे तो हम 300 वर्किंग डेज मानेंगे, और अगर डेज दे रखे हैं तो उतने ही वर्किंग डेज मान लेंगे जितने दे रखे हैं। ओके। नेक्स्ट चलते हैं, टूर एंड ट्रेवल। टूर एंड ट्रेवल बिजनेस फैसिलिटी। अगर आपको टूर एंड ट्रेवल की फैसिलिटी मिलती है, कैसे? पहला केस बनेगा यहाँ पे, एम्प्लॉयर engaged in such बिजनेस। आपका जो एम्प्लॉयर है वो इसी टाइप के बिजनेस में, जैसे मान लीजिए आप काम करते हैं मेक माई ट्रिप में। ठीक है, आप काम कहाँ करते हैं? मेक माई ट्रिप में। और आपकी कंपनी ने आपको कहा कि आप भी एक 3 days 2 night का पैकेज लेके घूमने चले जाइए, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे। तो क्या आपको फायदा हुआ है? बोलिए। अगर मेक माई ट्रिप में आप जॉब करते हैं और उन्होंने कहा कि आप 3 days 2 night का पैकेज लेके घूमने चले जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या आपको फायदा हुआ है? हाँ। कितना? इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी।
तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सिमिलर पैकेज। अगर वैसा पैकेज मैं मार्केट से लेता, मेक माई ट्रिप बेटा, मेक माई ट्रिप कंपनी का नाम है, गोवा बीबो, मेक माई ट्रिप। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है मैंने, मेक माई ट्रिप। तो फायदा समझ में आ गया। ओके, दूसरा आ जाइए, ऑफिस टूर से आपको भेजा जाता है, ऑफिस टूर के नाम पे आपको कहा जाता है कि ऑफिस टूर पे चले जाओ। क्या आपका कोई फायदा है? बोलिए, ऑफिस टूर पे कोई फायदा है आपका? नहीं, तो आप कहेंगे एग्जम्प्ट है। फिर आपको कहा गया कि ऑफिस टूर पे जाना है, आपने कहा साहब ऑफिस टूर पे तो जाएंगे, ठीक है, पर हम अकेले नहीं जाएंगे, हम तो फैमिली को लेके जाएंगे। मेरे पीछे से मेरी फैमिली अकेली रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर मुझे भेजना है तो आपको मुझे मेरी फैमिली के साथ भेजना पड़ेगा। कंपनी ने कहा भाई ठीक है जाओ, फैमिली को भी ले जाओ। बताओ, तो क्या कोई फायदा हुआ है? यस। कितना फायदा हुआ है? जितना एक्सपेंसेस किया गया है फैमिली के ऊपर। ठीक है, खुद का तो वैसे ही जाना था, खुद का तो ऑफिस का ही खर्चा है, तो जितना खर्चा फैमिली पे हुआ है वो टैक्सेबल हो जाएगा। आप कहते हैं कि सर ऑफिस के काम से चले तो जाएंगे, कहाँ भेज रहे हैं ऑफिस के काम से? गोवा भेज रहे हैं। कि सर ऑफिस के काम से चले तो जाएंगे, पर काम होने के बाद 2 दिन हम वहां पे वेकेशन भी मनाएंगे। ठीक है, तो क्या कुछ फायदा होगा? कंपनी ने कहा ठीक है जाओ, 3 दिन का काम कर लेना, 2 दिन छुट्टी मना लेना, फिर आ जाना, खर्चा हम दे देंगे। क्या कुछ फायदा है? यस। वेकेशन वाला अमाउंट एग्जाम नहीं, वेकेशन वाला अमाउंट टैक्सेबल। क्योंकि फायदा तो वही है ना, वेकेशन वाला ही। ठीक है, ऑफिस का काम करोगे वो टैक्स फ्री है, और जिस दिन आप वेकेशन मनाओगे उसके लिए जो खर्चा होगा वो टैक्सेबल है। बोलिए, आगे बात समझने? Done. ठीक है, तो ये तो छोटी छोटी फैसिलिटियां चल रही हैं। अब एक बड़ी फैसिलिटी करवा दूं, ये तो बड़ी छोटी छोटी फैसिलिटीज चल रही है, अब एक बड़ी फैसिलिटी पढ़ा दूं आपको मैं। चलिए बड़ी फैसिलिटी पढ़ते हैं। इसका एक चार्ट बनेगा, तो पहले आप उसको समझेंगे, और जितनी बात मैं पूछूं एक बार उतना ही जवाब आप देंगे। ओके, रेंट फ्री अकोमोडेशन, शॉर्ट में हम कहेंगे RFA। ठीक है, इसका मतलब हमें कंपनी की तरफ से रहने के लिए मकान मिलता है। ठीक है, अब होता क्या है कि इस चीज में कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो हमें हर एक सिचुएशन में फायदा निकालना है, क्योंकि रूल जब बनता है तो एक चीज के लिए नहीं बनता, रूल पूरा ही बनता है। समझ गए? तो देखो क्या करना है हमें। आपको कंपनी की तरफ से घर मिला, आपको कंपनी की तरफ से घर मिला, अब उसके क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। घर अनफर्निश्ड मिला, या घर फर्निश्ड मिला। बताओ, क्या ये दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? घर अनफर्निश्ड मिला या फर्निश्ड मिला? यस। उसके बाद बात आई
फर्निश्ड की बात सबसे लास्ट में करेंगे। उसके बाद बात आई कि क्या एम्प्लॉय प्राइवेट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इससे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, फिर बात आई कि क्या एम्प्लॉय को हाउस मिला है या एम्प्लॉय को होटल में स्टे करवाया गया है। हो सकता है ना। फिर बात एक और आती है कि ये जो हाउस उसको मिला है, होटल नहीं हाउस अगर मिला है तो वेट ए मिनट, चले। तो अब हाउस अगर उसको मिला है, हाउस अगर उसको मिला है तो वो हाउस क्या ओन बाय एम्प्लॉयर है, मतलब क्या वो बॉस का मकान है, बॉस के खुद का है, या फिर ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से बंद हो गया था। चल, तो आगे हम हमारा चार्ट कंप्लीट करते हैं कि हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या फिर हाउस रेंटेड है, ये हमें पता लगाना होगा। ठीक है, तो अब देखो पहला कॉम्बिनेशन मैं आपको समझा रहा हूँ। घर अनफर्निश्ड है, बात हम प्राइवेट एम्प्लॉय की कर रहे हैं, और बात तब कर रहे हैं जब उसको घर मिला हो, और घर किसका है, एम्प्लॉयर का है। तब उसको मिलने वाले घर की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता लगाना है। बोलिए, क्या यहां तक बात समझ में आ गई? हम कर क्या रहे हैं वो समझ में आ गया? क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतनी चीजें के अंदर जाने के बाद कई बच्चे तो ऐसे हो जाते हैं कि सर पता नहीं चल क्या रहा है। ठीक है, दोबारा सुन लो। हमें बॉस ने घर दिया, वो घर अनफर्निश्ड है। हमारा बॉस कौन है, एक प्राइवेट एम्प्लॉयर है। ठीक है, हम उसके प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। उसने हमें घर दिया है और घर उसका खुद का है। अब मुझे बताओ, क्या घर की वैल्यू सब जगह एक होती है? अगर मेरे बॉस ने मुझे जयपुर में घर दिया है 2 BHK, मुंबई में घर दिया है 2 BHK, दिल्ली में घर दिया है 2 BHK, या होम टाउन में घर दिया है 2 BHK, क्या सबकी वैल्यू एक होगी? नहीं, सबकी वैल्यू एक नहीं होगी। एरिया वाइज भी वैल्यू अलग अलग होती है। पर अब हम एरिया वाइज तो वैल्यू पता नहीं लगा सकते, तो हमें क्या करना होगा, एक स्टैंडर्डाइज रेट फिक्स करनी होगी। एक स्टैंडर्डाइज रेट फिक्स करनी होगी जिससे
हम ये पता लगा सकें कि हमें उससे कितना फायदा हुआ है। तो इनमें क्या किया गया, सिटी को बांटा गया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। कहा गया 3 सिटी है, एक स्मॉल सिटी जिनकी पॉपुलेशन है अप टू 10 लाख, ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन कितनी है 10 लाख, ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में है, और ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है। तो मीडियम जो स्मॉल सिटीज हैं वहां पे आपको फायदा बोला गया 7.5% ऑफ सैलरी, सैलरी के 7.5% के बराबर। अब आप कहेंगे सर परसेंट क्यों बोला गया? परसेंट इसलिए बोला गया कि बेटा किसी बंदे की सैलरी 20,000 पर मंथ हो सकती है और किसी बंदे की सैलरी 40,000 पर मंथ भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू हिज सैलरी, अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस, उसको घर छोटा या बड़ा मिला होगा। ठीक है, तो उस बात को भी कंसीडर करने के लिए हमने परसेंटेज ले लिया। अब जिसकी 20,000 सैलरी है उसका 7.5%, जिसकी 40,000 है उसका 7.5%। बोलिए, इज दैट क्लियर? अगर बड़ी सिटी में घर मिला होता तो फायदा बढ़ता ना। बड़ी सिटी में फ्री में घर मिला तो क्या फायदा बढ़ेगा? यस, क्योंकि अगर हम वहां लेते तो महंगा मिलता ना हमें, और उससे बड़ी सिटी में लिए तो और फायदा बढ़ेगा। तो ये हमें टोटल फायदा निकाल देना है। अब आपको चेक करना होगा कि क्वेश्चन में जो आपको घर दिया गया है क्या वो अनफर्निश्ड है, क्या वो एम्प्लॉय का खुद का है, वगैरह वगैरह। एक बार बता दीजिए यहां तक बात समझ में आती है क्या? ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन में अगर पॉपुलेशन ना दी हो तो क्या करना है। ठीक है, या तो क्वेश्चन में पॉपुलेशन देगा, और नहीं दिया तो देखिए जो बड़े शहर हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, बेंगलोर, तो आप क्या अज्यूम करेंगे? अगर वहां का नाम है तो आप क्या अज्यूम करेंगे कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है? 25 लाख से ज्यादा है। और अगर छोटा गांव दे रखा हो कि रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ में, अजमेर में, वगैरह वगैरह, तो आप क्या करेंगे? 10 लाख तक की पॉपुलेशन मानेंगे। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। और ये वाला केस जब भी होगा आपको पॉपुलेशन डेफिनेटली दे रखी हो। आगे बात समझ में? तो बड़े शहर हैं तो 25 लाख से ज्यादा मान लेना, छोटे शहर है तो 10 लाख तक मान लेना, और अगर बीच वाला हुआ तो डेफिनेटली वो आपको पॉपुलेशन देगा। बोले क्लियर है? अच्छा, अगर हमें मकान किराए पे लेके दिया होता, मतलब बॉस ने पहले किराए पे लिया और फिर वो मकान हमें दे दिया, तो भी हमें फायदा होता। कितना फायदा होता? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, ये फायदा होता हमें। अब यहाँ पे बोला गया कि अगर खुद का भी मकान होता है तो मैक्सिमम फायदा कितना होता है? 15% ऑफ सैलरी। अगर खुद का भी मकान होता है तो मैक्सिमम फायदा कितना होता है? 15% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा, तो हम क्यों ना ये ले लें 15% ऑफ सैलरी, किससे ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। तो दोनों में से क्या लेंगे हम? विच एवर इज लेस। मतलब रेंटेड के केस में आपको दो चीजें निकालनी पड़ेगी, एक रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और एक 15% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो भी कम हो। बोलिए, आई बात समझ में? ओके, अगर होटल में आपको स्टे करवाया गया, सारी बातें प्राइवेट एम्प्लॉय की कर रहा हूं फिलहाल मैं, अगर होटल में आपको स्टे करवाया गया तो अप टू 15 डेज, 15 दिन तक, क्योंकि 15 दिन तो हो सकता है टेम्परेरी आपको वहां रखा गया, तो 15 दिन तक अगर आपको होटल में स्टे कराया गया है तो वो आपके लिए टैक्स फ्री है, उसका कोई टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। आफ्टर 15 डेज, मतलब अगर ज्यादा है तो आफ्टर 15 डेज आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देना पड़ेगा इनका मतलब ये नहीं है कि होटल वाले को कोई टैक्स देना है, टैक्स देना पड़ेगा इसका मतलब मेरा ये है कि ये आपकी इनकम में जुड़ेगा। ठीक है, कितना जुड़ेगा?
बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कितना बिल पेमेंट किया वो, या फिर यहाँ पे हमने 15 लिया था ना मैक्सिमम, यहाँ पे हम लेंगे 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। कोई बता सकता है कि हमने यहाँ पे 15% लिया था मैक्सिमम और यहाँ पे 24 क्यों ले रहे हैं, ज्यादा क्यों ले रहे हैं? कोई लॉजिक बता सकता है ज्यादा लेने का? कोई ज्यादा लेने का लॉजिक बता सकता है? लग्जरी है, ठीक है। देखिए एक फर्क यहाँ लिखा हुआ है, अनफर्निश्ड हमने हेडिंग ली थी, ठीक है, पर होटल क्या होता है, होटल अनफर्निश्ड होता है क्या? बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, होटल अनफर्निश्ड नहीं होता। बेटा नोट करने पे, अगर आप नोट करने पे टाइम लगा रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा ना करें, ठीक है। अगर आपका फोकस लिखने पे रहेगा तो आप वो बात नहीं समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज अभी लिखने पे फोकस ना करें एंड समझने पे फोकस करें। चीजें क्या है, समझना ज्यादा जरूरी है लिखने की जगह। लिखने के लिए तो लास्ट में आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेके बैठ के घर पे आराम से लिख लेना, ओके। अभी फोकस करो समझने पे, ठीक है। तो 24 हमने इसलिए लिया कि होटल फर्निश्ड होता है और ये अनफर्निश्ड हाउस की कैलकुलेशन है सारी, ठीक है। अच्छा यही अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस होता तो क्या होता? क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में भी दो केस होते हैं? ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में भी जो हाउस मिलता ओन बाय एम्प्लॉयर होता या फिर रेंटेड होता। आपने देखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को क्वार्टर्स मिलते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्वार्टर्स मिलते हैं, सुना है किसी ने, देखा है किसी ने? यस। तो जो क्वार्टर्स उनको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है? तो एक वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, लाइसेंस फीस। लाइसेंस फीस का मतलब क्या है कि उस क्वार्टर का गवर्नमेंट के हिसाब से कितना रेंट बनता है, गवर्नमेंट रेट के हिसाब से उस क्वार्टर का रेंट क्या है, और ये बड़ा ही नॉमिनल सा अमाउंट होता है, ठीक है। जैसे 500 रुपए 700 रुपए ऐसा अमाउंट होता है, छोटा सा अमाउंट होता है। तो अगर वो घर गवर्नमेंट आपको फ्री नहीं देती, वो आपसे पैसा वसूल करती, तो कितना वसूल करती? लाइसेंस फीस वसूल करती। तो ये आपका फायदा हो गया है, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट ने रेंट पे लेके दिया, मतलब उनके पास क्वार्टर खाली नहीं थे तो उन्होंने रेंट पे लेके आपको दे दिया, तो आपके फायदा कितना हो जाएगा? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। बोलिए एक बार यहां तक बता दीजिए पहले, क्या यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और तो सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी, एक बात देखना जरूरी है और वो है सैलरी मतलब क्या। आपने हर जगह लिखा ना इतना परसेंट सैलरी का, सैलरी का, सैलरी का, और सैलरी में लेना क्या क्या है। तो सैलरी में देखो आपको क्या लेना है, यहाँ पे हर जगह सैलरी का मतलब अलग होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बेसिक सैलरी लेनी है, डीए कंडीशनल लेना है, ठीक है। मोनेटरी बेनिफिट्स मतलब आपको जितने भी मोनेटरी पैसे मिले हैं ना, चाहे वो बोनस कमीशन कुछ भी मिला हो वो, और प्लस हाँ मोनेटरी बेनिफिट्स लेने हैं, और अलाउंसेज, टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेज। अब टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेज का मतलब जो फुल्ली टैक्सेबल है वो पूरा जोड़ लीजिए, जो पार्टली टैक्सेबल है तो उसका जितना हिस्सा टैक्सेबल हुआ है वो जोड़ लीजिए। इन सबको मिला के आपकी क्या बनेगी? सैलरी, और उस सैलरी का परसेंटेज यहाँ पे लेना है। एचआरए में सैलरी का मतलब अलग था, आरएफए में सैलरी का मतलब अलग है,
तो ये मेन क्वेश्चन को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये वर्किंग नोट को इफेक्ट कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो वर्किंग नोट में जो हम सैलरी निकालेंगे फॉर द पर्पज ऑफ आरएफए, उसके अंदर हम बेसिक लेंगे, डीए कंडीशनल लेंगे, सारे मॉनेटरी बेनिफिट जो भी मिले हैं, फीस है, ओवर टाइम है वगैरह जो भी, ये सब ले लेंगे, और टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेज ले लेंगे। क्या इसमें हम दूसरे परक्यूजिट लेंगे, जैसे कि फूड फैसिलिटी मिली है, क्या उसको जोड़ेंगे हम ये सैलरी निकालते टाइम पे? क्या हम दूसरे परक्यूजिट को जोड़ेंगे? नहीं, क्योंकि हमने परक्यूजिट नहीं लिखा है, इसलिए हम फूड फैसिलिटी, ट्रेवल फैसिलिटी, वो वाली कोई भी फैसिलिटी नहीं ऐड करेंगे। ओके, बताइए, अनफर्निश्ड हाउस अगर आपको मिला हो तो क्या वैल्यू निकालने में आपको कोई दिक्कत आएगी? अनफर्निश्ड हाउस अगर आपको मिला है तो क्या वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत आने वाली है आपको? नहीं आएगी। चलिए, अच्छी बात है। सर अलाउंसेस कौन से नहीं लेंगे? बेटा सारे लेंगे, अलाउंसेस सारे लेंगे। ठीक है, जो टैक्स फ्री है वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनका अमाउंट तो कुछ है ही नहीं। जो अमाउंट टैक्सेबल कैटेगरी में आ रहा है वो पूरा लेंगे हम अलाउंसेस का। ओके, चलिए, अब बात आती है फर्निश्ड की। देखो फर्निश्ड का क्या है ये भी सुन लो। अगर आपको फर्निश्ड हाउस मिला है तो भी, अगर आपको फर्निश्ड हाउस मिला है तो भी आपको कैलकुलेशन पहले तो ऐसे ही करनी पड़ेगी जैसे हमने अनफर्निश्ड की है, सेम कैलकुलेशन। तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड आ जाएगी आपके पास, बोलो आ जाएगी। अगर हमने जैसी कैलकुलेशन अभी पढ़ी है वैसी की वैसी हम कर दें फर्निश्ड वाले की भी, तो क्या हमारे पास वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड आ जाएगी? ठीक है, अब उसमें आप क्या जोड़ देंगे? वैल्यू ऑफ फर्नीचर जोड़ देंगे। अब उसमें क्या जोड़ देंगे? वैल्यू ऑफ फर्नीचर जोड़ देंगे। कैसे? मूवेबल वाला याद है ना, मूवेबल एसेट का यूज पढ़ा था हमने, सेम वही कंसेप्ट लगाना है। अगर एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है तो 10% ऑफ कॉस्ट, और अगर किराए का फर्नीचर है तो रेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्निश्ड घर में क्या है, आपको एक अनफर्निश्ड घर मिला और उसमें एम्प्लॉयर ने 1 लाख रुपए का फर्नीचर लगवा दिया, फर्निश्ड हो गया। तो पहले तो आप अनफर्निश्ड की वैल्यू निकाल लो, फिर जो 1 लाख का फर्नीचर लगाया है उसकी वैल्यू के तौर पे आप क्या जोड़ देंगे? 10%। तो 10,000 रुपए फर्नीचर के जुड़ जाएंगे, तो टोटल वैल्यू फर्निश्ड आ जाएगी क्या? बोलो। बोलिए, आगे बात समझ में? बोलिए भाई, आगे क्या बात समझ में? वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड निकालेंगे, फर्नीचर की वैल्यू को ऐड ऑन कर देंगे। वैल्यू का मतलब ये नहीं है फर्नीचर की वैल्यू पूरी, उससे हमें जितना फायदा हो रहा है वो फायदा कितना होता है। अगर फर्नीचर खुद का है बॉस का तो 10%। ठीक है, अगर फर्नीचर खुद का है बॉस का तो 10% हमें फायदा हो रहा है, इसलिए हम 10% जोड़ देंगे। और अगर फर्नीचर किराए पे लेके दिया है बॉस ने हमें तो उसका किराया जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक घर मिला, ठीक है, ऐसा मान लीजिए एम्प्लॉयर ने आपको एक घर दिया है और वो घर जयपुर में है, तो आपके लिए फायदा कितना होगा? 15% ऑफ सैलरी। सही कह रहा हूँ? आपकी सैलरी है 4 लाख रुपए, तो बता सकते हैं फायदा कितना होगा? 60,000 रुपए का। बोलिए, सही है ये बात? जयपुर में घर होने की वजह से 15% ऑफ सैलरी है, और सैलरी 4 लाख होने की वजह से 60,000 का फायदा है। अब बॉस ने कहा कि भाई इसमें फर्नीचर मैं लगवा देता हूँ, तो बॉस ने फर्नीचर लगवा दिया 1 लाख रुपए का, और कहा एयर कंडीशनर मैं नहीं लगाऊंगा, ये मेरे पास नहीं है। हमने कहा सर मुझे तो चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम रेंट पे ले आते हैं।
और रेंट पे ले आए और उसका रेंट लगता है 500 रुपए महीने का, 6 महीने तक आपको दी, तो मुझे बताओ फर्नीचर के लिए कितना फायदा हुआ? 1 लाख के फर्नीचर का फायदा आपको 10,000 का हुआ, क्या सही है? 1 लाख का जो फर्नीचर था उसमें आपको 10,000 का फायदा हुआ, ऐसा कह सकते हैं हम। और 500 रुपए जो किराया बॉस चुका रहा है एसी के लिए, वो भी हमें फायदा है 6 महीने तक, तो 13,000 रुपए का हमें फायदा हो गया, किस बात का? फर्नीचर का। तो टोटल हमारे घर के लिए हमें फायदा कितना हो गया? 73,000, और वो हमारी इनकम में जुड़ेगा। बोलो भाई, एक बार बात समझ में आ गई क्या? फटाफट कमेंट करो सभी, फटाफट रिप्लाई कर दीजिए सभी। कोई डाउट है तो बोल दीजिए, और नहीं है तो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल हमने ये कहा कि आपकी सैलरी है 4 लाख रुपए और जयपुर में आपको फ्री में घर मिला है बॉस का, तो बताओ फायदा कितना होगा? आपने कहा सर 15% ऑफ सैलरी का फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ा था हमने। तो 15% के हिसाब से हमें फायदा हो गया 60,000 रुपए का। अब उस घर में 1 लाख रुपए का फर्नीचर भी लगवा दिया बॉस ने, तो क्या हमें उस फर्नीचर का भी फायदा होगा? बोलो सत्य, क्या हमें उस फर्नीचर के रिगार्डिंग भी फायदा होगा? यस, कितना होगा? अब फर्नीचर की कॉस्ट हमें पता है, तो मूवेबल एसेट की जब कॉस्ट हमें पता होती है तो फायदा कितना लेते हैं हम? 10% ऑफ कॉस्ट। तो 1 लाख के फर्नीचर का फायदा हमें कितना हुआ? 10% अलग से, इसका मतलब 10,000 रुपए। और अलग से उन्होंने एक एसी और लगवा के दी, जिसके लिए हमारा बॉस 500 रुपए महीने का किराया चुका रहा है, तो वो भी हमें फायदा है। तो 6 महीने के लिए 500 रुपए के हिसाब से वो हो गया। सर जैसे हेल्पर को अलाउंस मिला, हेल्पर को अलाउंस मिला 5,000 पर मंथ, ये बीच में हेल्पर कहाँ से आ गया बेटा? आरएफए के बीच में हेल्पर, अच्छा ठीक है। जैसे हेल्पर को अलाउंस मिला 5,000 पर मंथ एंड एक्सपेंसेस 4,000 पर मंथ, तो इनकम, हाँ 12,000 रुपए आप सैलरी में ऐड करोगे यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और हेल्पर को नहीं मिलता है बेटा, हेल्पर का मिलता है। बिल्कुल ठीक है आपका कहना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सैलरी में, आरएफए में नहीं, सैलरी में। जब हम ये सैलरी निकालेंगे ना, तो यहाँ पे 12,000 ऐड होंगे और फिर परसेंटेज निकलेगा। बोलिए, क्लियर है? नवीन आपकी बात क्लियर है आपको? एंड सत्यक आपको एग्जांपल क्लियर है? क्योंकि वो भी तो टैक्स फ्री का पार्ट है बेटा। हमने क्या लिखा देखो, टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेज, इस पार्ट में हमें मिले 5,000 इंटू 12, टैक्स फ्री है 4,000 इंटू 12, ठीक है, रिसीव टैक्स फ्री। तो बताइए टैक्सेबल कितना है? बोलिए टैक्सेबल कितना है इस एग्जांपल में जो आपने दिया है? 12,000। तो सैलरी निकालते टाइम हम कितना जोड़ेंगे? बस, ओके, बोलिए क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है क्या? आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट करवाता हूँ। ठीक है, अब सुनिए आगे, दो नोट लिखे हैं मैंने। पहला लिखा आरएफए एट रिमोट लोकेशन, वही दूर दराज के एरिया में जहाँ पे अम्यूनिटीज नहीं है, वहां पे अगर आपको घर मिला है तो आपके लिए फुली टैक्स फ्री है। ये भी वही इंकरेज करने वाली बात है, ठीक है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। इन केस ऑफ मोर देन वन हाउस, अगर आपको एक से ज्यादा घर मिले हैं, अब एक से ज्यादा घर कब मिलते हैं इस बात को समझो थोड़ा सा। मान लीजिए आपकी जयपुर में पोस्टिंग है,
और कंपनी ने जयपुर में आपको आरएफए दे रखा है, घर दे रखा है। अब आपका ट्रांसफर हो जाता है, कंपनी ट्रांसफर कर देती है दिल्ली, तो क्या दिल्ली में आपको घर मिलेगा? बोलिए, क्या दिल्ली में कंपनी घर देगी? यस। अब बात ये आती है कि जिस दिन दिल्ली में घर दिया, क्या उसी दिन आपसे जयपुर वाला घर छीन लिया जाएगा? जिस दिन दिल्ली में घर देंगे, क्या उसी दिन सेम डे आपसे जयपुर वाला घर छीन लिया जाएगा? नहीं, क्योंकि ऐसा अगर करेंगे तो भाई रहेंगे कहाँ? ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में हम सारा सामान शिफ्ट कर लेंगे। तो आपको शिफ्टिंग के लिए टाइम दिया जाता है, ठीक है, आपको टाइम दिया जाता है बीच में कि आपको 2 घर मिल गए हैं, आप वहां पे शिफ्ट कर लीजिए और फिर ये वाला हैंड ओवर कर देना। बाकी लोग भी रिप्लाई करते रहे भाई, बाकी कहाँ गए आज? चैनिका का रिप्लाई नहीं आ रहा है, चिराग का रिप्लाई नहीं आ रहा है, सत्यक ठीक आ रहा है, सत्यक का तो, अक्षिता का कम आ रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना, हमें टाइम मिला। अब टाइम जब हमें मिला तो क्या इस टाइम के दौरान हमारे पास 2 घर थे? ये जो हमें टाइम मिला है, क्या इस टाइम के दौरान हमारे पास 2 घर थे? यस। तो उसके लिए लिखा गया है कि अप टू 90 डेज, अगर ये पीरियड 90 डेज तक है तो 90 डेज के लिए तो 1 हाउस टैक्सेबल, कोई सा भी एक घर पे आप टैक्स दे दो जो आपकी इच्छा हो, चाहे जयपुर वाले पे दे दो चाहे दिल्ली वाले पे दे दो, वो आपके ऊपर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपसे 2 में से एक घर पे टैक्स चार्ज करेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सारा काम शिफ्ट होने में वगैरह में 90 दिन लग सकते हैं, क्योंकि वर्किंग आदमी को टाइम नहीं मिलता है। पर अगर 90 डेज तक भी आपने खाली नहीं किया तो आफ्टर 90 डेज क्या हो जाएगा? बोथ हाउस टैक्सेबल। 90 दिन के बाद क्या हो जाएगा? दोनों हाउस टैक्सेबल हो जाएंगे। आगे बात समझ में? 90 दिन तक तो दोनों हाउस आपके पास हैं, फिर भी हम एक पे टैक्स चार्ज करेंगे। बट अगर 90 दिन में भी आपने मकान खाली नहीं किया तो फिर हम आपसे दोनों मकान पे टैक्स चार्ज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर वो आपकी मजबूरी नहीं है, वो आपकी इच्छा है। ओके, 90 डेज शिफ्टिंग का टाइम है। यस। चलिए, ये आपके सामने मैंने पूरी फैसिलिटी लिख दी है, पूरा जूम आउट भी कर दिया है, आप चाहिए तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ना ही नोट्स में और ना ही बुक में ऐसे अरेंज फॉर्मेट में आपको कहीं नहीं मिलने वाली ये चीज। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई डाउट है तो पूछ लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लो।